ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जहां चाह वहां राह। यानी अगर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड तकरीबन इसी उसूल पर काम कर रहा है। इस वक्त ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल के जरिए थोपी गई जंग का आज 12वां दिन है। आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत को हुए 12 दिन हो गए हैं। ऐलान जाहिर है एक दिन बाद हुआ था। और इस दौरान जो जंग जिस नहज पर चल रही है, वो साफ ट्रंप और अमेरिका और इसराइल की तरफ से जंग बंद करने के प्लान्स बताए जा रहे हैं। ईरान कह रहा है कि जंग ऐसे बंद नहीं होगी, जब हम चाहेंगे जब बंद होगी। और उसके अलावा भी जिस तेजी से हमले हो रहे हैं, इस बार ऐसा लग रहा है कि इसराइल के खात्मे के नजदीक या इसराइल को खत्म करने का प्लान शायद पूरा हो जाए। आज मैं एक बार फिर कामयाब हुआ हूं तेहरान में सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अब्बास से बात करने में। अहमद अब्बास साहब वहां 25 साल से रहते हैं। IRIB हिंदी रेडियो में काम करते हैं। जाहिर है जंग के हालात हैं तो लोकेशन बदल करके, जाहिर है उनकी लोकेशन बताना बताना मेरा मकसद नहीं है। तेहरान या तेहरान के आसपास वो कहीं हैं। इस वक्त के क्या हालात हैं, कैसी जंग चल रही है, ईरान में आम लोगों के हालात कैसे हैं, घर से ऑफिस तक आने तक तेहरान की जब सड़कों से गुजरते हैं कितनी तबाही नजर आती है, क्या कुछ है, वो सब चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तेहरान से। अहमद अब्बास साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया और आज इंटरनेट की सहूलत मिल गई, अल्लाह का शुक्र है। हम हमारे दर्शक, हमारे नाजरीन बाकायदा आपकी खैरियत भी मालूम कर रहे हैं और आपकी बातें भी सुनना चाह रहे हैं कि आप हालात बताएंगे तो उन्हें समझ आएगा कि जंग किस तरफ बढ़ रही है, कैसे क्या कुछ है। आज 12वां दिन है और 11 मार्च है जब हमारी आपकी बात हो रही है। तो क्या कुछ है, हालात कैसे हैं, जब आप घर से ऑफिस आते हैं कितनी तबाही नजर आती है तेहरान में, कितने नॉर्मल जिंदगी है, कितनी सख्तियां हैं, क्या कुछ है। मैं समझता हूं उसी से शुरू करें, फिर और चीजों पर बात करेंगे जी। आपकी खिदमत में सलाम अर्ज है, नाजरीन को भी खास तौर पर सलाम अर्ज है। और हम तेहरान में हैं और कोई जंग के तो हालात हैं। जंग हो रही है, ईरान हमले कर रहा है, ईरान पर एग्रेशन हुआ, उसका ईरान जवाब दे रहा है। ईरान के अलग अलग जगहों को, अलग अलग इलाकों को अमेरिका और इसराइल की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। धमाकों की आवाजें हर कुछ घंटे, कुछ मतलब कोई कोई वक्त रहता है, कभी रात में हो रहे हैं, कभी दिन में हो रहे हैं, धमाकों की आवाजें सुनी जाती हैं। ये इस तरह से तो जंग चल रही है। लेकिन ये कि जब आप शहर में जाइएगा तो कोशिश ये होती है कि जो जगह निशाना बनी है, अगर उसके आसपास मलबा गिरा है तो उसको फौरी तौर पर हटाया जाए। और उसमें हमने बल्कि ये देखा कि ये काम तेजी से वो अंजाम पाए। हमने देखा एक जगह अटैक हुआ तो उसमें खुद मेयर तेहरान के मलबा हटाने में उस वक्त मसरूफ थे, साइट पे मौजूद थे। तो इस तरह से बड़ो उसके जैसे जंग के हालात हैं, तो उसी पैमाने पे हर कोई जो है अपना काम कर रहा है। तो रोड पे अगर आप आइए तो रोड बिल्कुल साफ है, आराम से चल रहा है, रास्ता चल रहा है, गाड़ियां तेज चल रही हैं। चूंकि ट्रैफिक थोड़ा कम हो गया है, बहुत सारे लोग जो तेहरान से बाहर रहते हैं और तेहरान में आते हैं काम करने के लिए, वो फिलहाल अभी नहीं आ रहे हैं या बहुत कम आ रहे हैं। तो सड़कों पे ट्रैफिक कम रहता है, कहीं जाम नहीं लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सड़कें सुनसान हो, लोग आ जा रहे हैं। बाजार जो जरूरी चीजों के, जैसे खाने पीने की जो चीजें हैं, और वो बाजार बंद नहीं हुए, वो खुले रहे। उसके अलावा आपको जरूरत की चीजें, ग्रोसरीज जो है वो सारी की सारी खुली रही, अभी तो खुली हुई हैं। बाजार बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि आधा बंद है और आधा आधा खुला हुआ है। वो लोग जो तेहरान से बाहर के हैं वो चूंकि कम आ रहे हैं, तो वो कभी या तो बंद रखते हैं, थोड़ी देर के लिए खोलते हैं, पूरा दिन जैसे खोलते थे, इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन अब तक ये है काजमी साहब कि हमें घर में किसी भी चीज का
जखीरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फला चीज ले लो वरना जो है वो खत्म हो जाएगी। इस चीज को इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। और इसमें जाहिर है जंग हो रही है, तो जंग में तो आर्म फोर्सेस का हिस्सा, मतलब उनका रोल सबसे बुनियादी है, लेकिन उससे भी उसके साथ ही साथ बड़ा अहम रोल जो बाकी इदारों का है, वो हमने देखा कि बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। तेहरान में एक बिजली का एक प्लांट था, उस पर अटैक किया अमेरिका ने, इसराइल ने कल। तो बिजली हमारे इलाके में 1 घंटे के लिए बिजली गई, लेकिन उसके बाद फिर बहाल हो गई, उससे ज्यादा फिर नहीं रहा। अलबत्ता कह दिया गया है लोगों को कि आप घर में टॉर्च वगैरह भी रखें, कि कभी हो सकता है कि अमेरिका और इसराइल चूंकि हर जगह अटैक कर रहे हैं, तो कहा है कि भाई आप घर में जो है वो टॉर्च रखें। उसके अलावा जो है वो पानी का जखीरा थोड़ा रखें। आमतौर पर हमने इससे पहले बात की थी, घरों में पानी का टैंक और जखीरा ऐसा नहीं रहता। वो सप्लाई जो है 24 घंटे की होती है। तो ये कहा गया कि हो सकता है कि पानी की सप्लाई कट जाए, अब तक ये नहीं हुआ, पानी की सप्लाई तेहरान में नहीं कटी। हाँ, पानी की सप्लाई जो किश्म यहाँ का आइलैंड है वहां पर मार दिया था, अटैक किया था, अमेरिका ने अटैक किया था, कुवैत के अंदर से अटैक किया था, वो पता भी चल गया। और वो पानी डिसैलिनेशन का जो प्लांट था उसको अटैक किया था। बहरहाल उसको, इस तरह का कोई भी हमला होता है तो फौरी तौर पर कोशिश की जाती है कि जो सर्विस है वो बहाल की जाए, इस तरह के लोगों को तकलीफ ना आने पाए। तेहरान में सबसे ज्यादा हमले हुए हैं, लेकिन इस तरह की तकलीफें अभी नहीं आई हैं। रिफाइनरी पर अटैक किया, और रिफाइनरी के साथ साथ ऑयल डिपो था उस पर अटैक किया तेहरान के अंदर। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो ऑयल कंपनी है, नेशनल ऑयल कंपनी, उसकी तरफ से ऐलान हुआ कि आप तेहरान में जब पेट्रोल भरने जाएं तो 20 लीटर लें, उससे ज्यादा ना भरें, ताकि जो है वो कमी जब तक के पूरी हो जाए। उसके बाद फिर अगले ही दिन ये हुआ कि वो हटा लिया गया, ये जो लिमिटेशन थी हटा ली गई। आप अगले दिन मैंने जाके खुद पेट्रोल भरा है, तो कोई लिमिटेशन नहीं थी, आप आराम से भर सकते। तो जो कुछ भी हो रहा है, मुझे लगता है काजमी साहब, ये ईरान ने ये जो जंग की तैयारी इस बार की है, तो ये सिर्फ असलहे की तैयारी नहीं है, बल्कि जंग में जो जो चीजें फिर जरूरी हैं, खाने पीने की चीजें, एनर्जी, बाकी जो चीजें, या अंदर का इंतजाम कैसे संभाला जाए, ये सारी तैयारी बहुत अच्छे पैमाने पे हुई है। और उससे ये लगता है कि ईरान लंबी जंग के लिए सिर्फ असलहे के तौर पर नहीं, बल्कि ये कि वो जो दुश्मन हमले करेगा तो उसको हम कैसे वो करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, कैसे अपना अपना माशरा, अपना समाज चलाते रहेंगे, इसकी तैयारी बहुत अच्छे पैमाने पर हुई है। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, जंग जारी है, ईरान ये जंग लड़ रहा है, और इस नियत और अज़्म के साथ लड़ रहा है कि हमें हालात को उस पॉइंट पे ले जाना है कि फिर ना अमेरिका के पास एग्रेशन की हिम्मत और इम्कानात रहे, यानी वसाइल इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, और ना इसराइल के पास। ये बुनियादी इस वक्त मकसद है, और ईरान इसी को अचीव करने की तरफ बढ़ रहा है। इसराइल और अमेरिका हमला करने के लायक ना रहे, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी सलाहियत वो ना रहे कि ईरान पर फिर से हमला किया जा सके। लेकिन एक बात बताइए अहमद अब्बास साहब, ये बहुत ही अजीब लग रहा है, यहाँ जो हिंदुस्तान में है या दुनिया के दूसरे खित्तों में, इसराइल से जो वीडियो आ रही है वहां तो बंकरों में लोग छुपे हुए हैं, रोने की तस्वीरें आ रही हैं, वीडियो आ रही हैं कि वो रो रहे हैं, गले मिल मिल करके रो रहे हैं, और तलमूदी वगैरह पढ़ रहे हैं जो उनकी मजहबी किताब है। ईरान में आप कह रहे हैं कि लोग बिल्कुल आसानी से हर तरफ जा रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, बड़े शहर में जब ट्रैफिक कम होता है, जब शहर के आसपास के दूसरे शहरों के गांवों के लोग आना कम हो जाते हैं, तो वो ट्रैफिक जरा कम होता है, यकीनी तौर पर। हम दिल्ली में रहते हैं, यहाँ भी ऐसा होता है, कोई बड़ी छुट्टी होती है तो ट्रैफिक जरा आसान होता है। तो आप सिर्फ उतना असर बता रहे हैं, घरेलू जरूरतों की चीजें पूरी तरह से हैं, मजबूती से, और आप कह रहे हैं कि इस बार तैयारी न सिर्फ जंग के मैदान में लड़ने की, बल्कि अवामी सतह पर सहूलियात को लगातार मुहैया करने की तैयारी ईरान ने की है। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं इस एक वक्त। एक चीज जी। मैं बताऊंगा, आपने इसराइल के अंदर के हालात आपने बताया कि वहां पर इसराइली किस तरह से रो रहे हैं बंकरों में और बेसमेंट में जाके। यहाँ ईरान में इस वक्त ये हुआ है कि जिस दिन से रहबर इनकलाब की शहादत का ऐलान हुआ, आयतुल्लाह खामनई की शहादत का ऐलान हुआ है, उसी दिन से रोजाना 7:30 बजे
रात को, बल्कि रात हो जाती है, बाद सर्दियों का दिन है, छोटा दिन होता है, जल्दी से अंधेरा हो जाता है, 6 सवा 6 बजे के करीब सूरज डूब जाता है। तो 7:30 बजे पूरे तेहरान में और इसी तरह से पूरे ईरान में जो मेन मेन स्क्वायर हैं मोहल्लों के, यानी शहर के मेन मेन स्क्वायर नहीं, अलग अलग मोहल्लों के जो मेन स्क्वायर है, वहां पर ये प्लान चल रहा है कि मस्जिदों में नमाज, आजकल रमजान है, मस्जिद में नमाज लोग पढ़ते हैं, इफ्तार वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद है 7:30 बजे का वक्त दिया गया है कि सारे लोग जुलूस की शक्ल में मस्जिदों से निकलें और जो मुय्यना चौराहा है, स्क्वायर है, उस पर पहुंच जाए। हमारे अपने मोहल्ले में जो 5 6 मस्जिदें हैं, हम देखते हैं कि रोजाना 7:30 बजे लोग निकलते हैं और जाके चौराहे पे जमा हो जाते हैं, अच्छा खासा मजमा हो जाता है। वहां पर फिर तकरीर होती है, तराने पढ़े जाते हैं, लोग नारे लगाते हैं। नारों में क्या है कि हमें शहीद खामनाई का इंतकाम लेना है, और हम अवाम की हैसियत से इसलिए खड़े हैं कि जो आर्म फोर्सेस हैं और जो ओहदेदारान हैं, उनको ये मैसेज जाए कि हम उन कौम के तौर पर, नेशन के तौर पर आपकी पुष्ट पे खड़े हैं। आप इस गोल को अचीव कीजिए पूरी हिम्मत के साथ, किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं। तो बंकरों की बात छोड़ दीजिए, चौराहों पर ये सिर्फ तेहरान की बात नहीं है, बल्कि पूरे ईरान के 1460 के करीब जो शहर हैं, अब हम जहां की भी तस्वीरें देख रहे हैं, हमेशा यही मुय्यन वक्त है, इसमें लोग जाके वो चौराहों पे खड़े हो जाते हैं। ये तो ये ये बात जो ये है बात वो बड़ा बहुत बड़ी, अजीब तरह का ये बात आप बहुत बड़ी कर रहे हैं कि एक वक्त तय है, पूरे मुल्क में लोग सड़कों पर, खास तौर पर स्क्वायर्स पर, चौराहों पर आते हैं, हर छोटे बड़े शहर में। यानी अगर अगर दुश्मन चाहे तो दुश्मन के लिए बाकायदा सही वक्त तय करके वो हमले कर सकता है, अवाम को कत्ल कर सकता है बहुत बड़ी तादाद में। ऐसा समझने के बावजूद लोग आ रहे हैं चौराहों पर सही 7:30 बजे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत की बात है। वहां तो सायरन बजता है, लोग इस कोशिश में कि मैं पहले उसके अंदर जाऊं, उसमें जेर जमीन जो उनके शेल्टर्स हैं, बेसमेंट में, उसमें, उस बेसमेंट, बंकर्स में। उसमें जी। उसमें बाकायदा आपस में लड़ पड़ते हैं, जख्मी हो जाते हैं, कई कभी कभी मरने की भी खबर आती है। तो इतना उधर खौफ, और इधर हर दिन बिल्कुल जमा मर्दी से अवाम खड़े हैं अपनी हुकूमत और अपनी फौज के साथ। तो ये तो बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, थोड़ा सा चलना चाहता हूं। अभी 2 3 दिन से पहले से ट्रंप का सुर बदला है। ट्रंप पहले कहते हैं कि आपस में हम मशवरा करके जंग बंद करेंगे नेतन्याहू के साथ, फिर कहते हैं कि जंग बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, और हमने ईरान को तबाह कर दिया और जितने मकासद थे हमने हासिल कर लिए। हालांकि ना हुकूमत बदली, ना अवाम का वो जज्बा, ना वो वलवला टूटा है। उधर अभी आज की जो रिपोर्ट आई है टाइम्स ऑफ इसराइल में, इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि जंग, हम हमेशा चलने वाली जंग नहीं चाहते, यानी अंतहीन जिसे कहते हैं, कभी ना खत्म होने वाली जंग ईरान के साथ हम नहीं चाहते, हम भी जंग बंद करना चाहते हैं। ईरान कहता है कि साहब हम तो लंबी जंग के लिए तैयार हैं। तो ये, और जिस किस्म की अब मिसाइलें आ गई हैं, जुल्फकार और दूसरी बड़ी मिसाइलें अब शुरू हो गई हैं, 1 टन वाले वार हेड की। अब इमाद, लोग इत्तेमाद, खुर्रम जी, शहर, अब फत्ता, ये सारे। आपको आगे जंग किस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है? काजिम साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका और इसराइल हमले करते हैं, ईरान उसका उससे बढ़ के जवाब दे रहा है, हम्म, और जिस तरह के टारगेट चाहता है वो उसे हिट करता है। राडार जो लगे हुए थे, जो बड़ी रेंज वाले जो राडार थे, कतर में, जॉर्डन में, कुवैत में, यूएई में, इसराइल के अंदर, ईरान उसको तबाह कर चुका है। तो हम्म, इसके नतीजे में ये हुआ है कि ईरान के अटैक का रास्ता बिल्कुल साफ है। ईरान भी और यहाँ तक कि हिजबुल्लाह भी ड्रोन से अटैक करते हैं, और ड्रोन जाके अपने टारगेट पर लगता है, उसे कोई रोक नहीं पाता, इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। एक तो चीज जो है, दूसरी, ईरान अब रफ्ता रफ्ता अपने जो वो असलहे निकाल रहा है जिनकी लिथैलिटी ज्यादा है। ईरान हम्म, की तरफ से अभी ऐलान किया गया कि अब हम कोई भी मिसाइल 1 टन से कम वजनी वॉरहेड का अब नहीं मारेंगे। अभी हम्म, उनका वक्त गुजर गया है। अभी हम जो मारने जा रहे हैं सारे मिसाइल वो हैं जिनको 1 टन से ज्यादा का वॉरहेड है।
इसमें जबरदस्त तरीके से ये तबाही फैलाते हैं, अपने टारगेट पे पहुंचते हैं, बहुत ही प्रिसाइजन बिल्कुल उसी जगह को हिट करते हैं जहां का इरादा किया गया रहता है। तो अगर अमेरिका इसराइल ईरान की रिफाइनरी को, ऑयल डिपो को मारते हैं, ये ऑयल डिपो को निशाना बनाते हैं सिर्फ स्कूलों को छोड़ के। इन लोगों ने चूंकि स्कूलों पे जो हमले किए हैं, ईरान ने वो जवाब नहीं दिया कि वहां भी स्कूलों को टारगेट करे। ईरान की अगर उन्होंने रिफाइनरी को हिट किया है, बिजली के प्लांट को हिट किया है, तो बिजली के प्लांट को वहां पर हिट किया है, पानी के प्लांट को हिट किया है तो पानी के प्लांट को हिट करके जवाब दिया है। ये इसमें तो ईरान बराबर चल रहा है, बल्कि ईरान का पलड़ा भारी है। इस सिचुएशन में ईरान ने जो एक और चीज कर रखी है, वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद कर रखा है और स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदब को बंद करने की तैयारी कर रखी है। यानी जब इरादा कर लेगा कि हमें ये बंद करना है, तो स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदब भी बंद हो जाएगा। आप जानते हैं कि यमनी फोर्सेज वहां किस पोजीशन में है, जो ईरान के एलाइज। ये जो ईरान का लीवरेज है, ये बहुत अहम है। ये ईरान का बार्गेन पावर है। इसकी बेस पे ईरान इस इलाके का नक्शा बदलना चाह रहा है, जियो पॉलिटिक्स बदलना चाह रहा है। ईरान यहाँ से एक्चुअली अमेरिका को बेदखल करने की कोशिश में है। ये बड़ा टारगेट है, इसको हासिल करना है कि अमेरिका की जो बेसेस यहाँ जगह 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 मशरूम की तरह से वो फैली हुई हैं, इनका सिलसिला खत्म हो। एक तो दो चीजें समझा के, एक तो अमेरिका को ये समझा के कि आपकी बेसेस हम जब चाहेंगे उसे हिट कर लेंगे, आप रोक नहीं पाएंगे। दूसरा, अरब मुल्कों को समझाना है कि भाई ये जो आपकी बेसेस हैं, ये अमेरिका की बेसेस जो आपने यहाँ बनवा रखी हैं, ये आपकी हिफाजत नहीं कर पाएंगी। आप बिला वजह एक खाम ख्याली में है, एक तरह के धोखे और शराब में है। आप इससे बाहर आइए, हम लोग कोई और रास्ता निकालते हैं इस इलाके की सिक्योरिटी का, और इस इलाके में प्रॉस्पेरिटी रहे, ट्रेड हो, सारे मुल्क जो है इससे इस्तेफादा करें। और ये जो जंग जैसे हालात अमेरिका की पॉलिसी और दखल अंदाजी की वजह से हो जाते हैं, हमें सबको, हम सारे ममालिक इससे निजात हासिल करें। तो ईरान इस पोजीशन में इस वक्त चल रहा है, ईरान का पलड़ा भारी है। इसी से अमेरिका घबराया हुआ है। इसराइल, जो उनके बयानों में आप बार बार शिफ्ट देख रहे हैं, एक्चुअली उन्होंने, ऐसा लगता है कि शायद 3-4 दिन 5 दिन के आगे का सोचा नहीं था। उन्होंने 4-5 दिन, मुझे लगता है कि ट्रंप को नेतन्याहू ने बेवकूफ बना दिया था। देखिए, ब्लिंकन का एक बयान है। ब्लिंकन ने कहा कि जो बाइडेन की गवर्नमेंट में भी नेतन्याहू ने बड़ी कोशिश की कि अमेरिका ईरान पर हमला कर दे, लेकिन जो बाइडेन ने इसको कबूल नहीं किया। और ट्रंप की शक्ल में उनको एक तरह का बेवकूफ इंसान मिल गया है, जिसकी ज्यादा सोच नहीं है, जो पढ़ने की सलाहियत नहीं रखता है। तो उसकी, और कई तरह से नहीं मालूम, उस पर कोई दबाव भी इसराइल का और नेतन्याहू का है नहीं है, वो एक अलग, वो भी एक मसला है। एप्स्टीन फाइल्स वगैरह का एक लंबा किस्सा है, आप जानते हैं। तो अब उन्होंने जो 3-4 दिन गुजर के अब जो आगे बढ़ रहा है, वो पहले तो टोटल सरेंडर वरेंडर, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा कह रहे थे कि वहां के लीडर के इंतखाब में भी मेरी मर्जी होनी चाहिए, मुझे वो पसंद नहीं है फला। अब आप देखिए कि उनके बयान टोटली बदल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको जो है वो बेवकूफ बनाया डोनाल्ड ट्रंप को, नेतन्याहू ने, और वो बेवकूफ बन गए। और अब ना इसराइल को समझ में आ रहा है आगे का कुछ, और ना ही अमेरिका को समझ में आ रहा है। अरब मुल्कों को असल में इस हकीकत को समझना बड़ा जरूरी है, ईरान के लिए बहुत अहम है। मुझे लगता है इस पे काम जरूर हो रहा है। ये बहुत अहम बात कही। खास तौर पर मैं ये देख रहा था कि पहले तो ईरान ने अमरीकी अड्डों पर इन मुल्कों में हमले किए, और उसके नतीजे में खुद अमरीका की तरफ से आया कि सारे अमरीकी इन मुल्कों से निकल जाएं, इंक्लूडिंग इजराइल। वहां तक से भी उन्होंने कहा कि अमरीकी वहां से निकल जाएं। अब अगली स्टेज आई। अब ईरान ये कह रहा है इन अरब मुल्कों से कि हम आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दे देंगे, अगर आप अपने यहां से इजराइल और अमेरिका के एम्बेसडर्स को निकाल दें। यानी अब एक तरह से ताकत दिखा करके ईरान इन अरब मुल्कों को समझाना चाह रहा है कि ये अमेरिका या इजराइल आपकी जान नहीं बचा सकते, इनसे पाक हो जाओ और हमारे साथ एक तरह से आ जाओ, तो हम आपको आजादी के साथ जीना भी सिखाएंगे, और एक तरह से आपके ऊपर जो ये बेसिस का मुसलसल खर्चा है। आपको लगता है कि अरबों की आजादी के लिए भी ईरान लड़ रहा है? कैसे देख रहे हैं आप?
एग्जैक्टली यही है। देखिए दो बात है, एक तो अरबों से दबाव हट जाएगा, दूसरे वो जो खामख्याली में है कि अमेरिका हमको बचा लेगा, अमेरिका हमारी हिफाजत करेगा, उस खामख्याली से बाहर आ जाएंगे। ये बहुत अहम है। खुद अरब भी अगर वाकई इसको ठीक से सोचें, देखिए कतर पर इसराइल ने हमला किया, इसराइल ने हमला नहीं किया, अमेरिका ने हमला किया। हम्म। कतर अभी उसी ख्वाब में है कि हम हमारे तो उसके साथ पैक्ट है और पना है और धर्म है, लेकिन वो आके उसने हमला किया। तो इस खाम ख्याली से इनको बाहर आ जाना बहुत जरूरी है, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए भी कि अमेरिका अमेरिका का डिक्लाइन हो रहा है, ये पूरी दुनिया समझ रही है, पूरी दुनिया को पता है, अंदाजा है कि अमेरिका किस तरह से डिक्लाइन हो रहा है। आगे जाके उसी पॉइंट पे पहुंचना है इन अरब मुल्कों को, तो बेहतर अभी पहुंचे कि अमेरिका इनकी सरजमीन को इस्तेमाल करके ईरान को नुकसान पहुंचा रहा है, इलाके में हालात खराब कर रहा है, तो बहुत बेहतर है कि बेदार हो जाए और जमीनी हकीकत को समझ ले, भाई ये इलाका है, हमारे ये ममालिक हैं, इनके साथ हमें मिलकर रहना है, पड़ोसी मुल्कों के साथ जैसे रहा जाता है उसी तरह से अगर रहना शुरू करेंगे तो बहुत कुछ बेहतरी आएगी, बहुत कुछ हालात बेहतर होंगे। ये ममालिक, इनके पास रिसोर्सेज हैं, इस पूरे इलाके में जो है वो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं जो इनकी मदद कर सकते हैं कि ये आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके। तो फिर किसी कॉन्फ्लिक्ट में क्यों पड़ना? अमेरिका की वजह से कॉन्फ्लिक्ट है, इसराइल की वजह से कॉन्फ्लिक्ट इस इलाके में, ये अगर हट जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट का सिलसिला खत्म हो जाएगा। तो ये इसी को समझने की जरूरत है, जिस दिन भी समझ जाएंगे मुझे लगता है, और शायद वक्त आ गया है कि ये ममालिक भी अब ये समझने, देखिए अभी अगर आप देखिए तो अरब मुल्कों की तरफ से शिकायतें आने लगी हैं कि भाई आप यहाँ से जो है हमारी हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ से आपने जो वो हमको सप्लाई नहीं कर रहे हैं, पैट्रियट और थर्ड सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, और अमेरिका क्या कर रहा है, उसके लिए सबसे बड़ी तरजीह इसराइल हो गया है। यहाँ तक कि आप देखिए कि साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर ने शिकायत की कि भाई वो थर्ड सिस्टम यहाँ से उठा के लेके चले गए, हम रोक भी नहीं पाए, हमारी मर्जी के खिलाफ ले गए, और जबकि ये तय है कि वो थर्ड जो है उसका पैसा उन्होंने साउथ कोरिया से वसूल लिया होगा, उस थर्ड के लिए जो पर्सनल वहां पे मौजूद रहते हैं उसको चलाने के लिए उसका खर्चा भी वो साउथ कोरिया से ही लेता होगा, लेकिन जब उसे हटाना हुआ हटा लिया बगैर उसके पूछे हुए साउथ कोरिया के। तो ये अमेरिका का स्टाइल है, अरब मुल्कों के लिए भी ये समझना जरूरी और ज्यादा बेहतर होगा अगर ये समझ जाते हैं। यकीनी तौर पर अमेरिका, देखिए अमेरिका में एक मुहावरा बहुत आम है, दोस्ती पक्की लेकिन खर्चा अपना अपना। रेस्टोरेंट में अगर दोस्त भी बैठेंगे खाना खाने के लिए तो सब लोग अपना अपना खर्चा अपनी जेब से निकाल करके देंगे, हत्ता कि एक फैमिली के माँ बाप बच्चे भी अगर बैठे होंगे तो सब अपने अपने पर्स से पैसे निकालेंगे। तो मेरा तो अपना समझना यह है, और बहुत सी चीजें मैंने पढ़ी हैं कि जिन जिन मुल्कों में भी अमरीकी फौजी बेसिस हैं वो उन मेजबान मुल्कों से ही वो खर्चा लेते हैं, यानी इन मुल्कों की मर्सनरी फौज एक तरह से बन गई, किराए के फौजी बन गए। अमरीकी फौजी किराए पर आते हैं, तकरीबन इसे इस तरह से समझ लिया जाए मोटे मोटे तौर पर। अब मैं ये समझना चाहता हूं, आप एक लंबे अरसे से ईरान में हैं, आप वहां की सियासत को समझते हैं, वहां की फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं, वहां के लोगों को आप नजदीक से जानते हैं, आपकी पहुंच आयतुल्लाह खामेनेई के दफ्तर तक रही है। और मैं अब आगे सवाल पूछूंगा आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनेई के सिलसिले में भी, लेकिन एक जो बड़ा मकसद इस इनकलाब का, बहुत सी चीजों में से दो मैं याद दिलाना चाह रहा हूं। अमेरिका सबसे बड़ा शैतान है और उसे इस इलाके से निकल जाना चाहिए। दूसरे, इजराइल यहां फिलिस्तीन की जमीन पर बसा हुआ गैर कानूनी एंटिटी है, वो तो मुल्क भी नहीं मानते, और ये एक कैंसर ट्यूमर है, इसको उखाड़ फेंकना जरूरी है। क्या आपको लगता है इस जंग के नतीजे में ये दोनों मकासद हासिल होने के, मुकम्मल तौर पर हासिल होने वाले हैं, या किसी हद तक उस मकसद को हासिल करने में कामयाबी? किस तरह से देख रहे हैं इस जंग के आखिर तक? देखिए इसराइल जिस तरह से बना है, काजी साहब आपके पेशे नजर है, पहले उसके लिए एक कवर ब्रिटेन की तरफ से रहा, सिक्योरिटी कवर रहा, वहां तंजीमें, एयर गन और कौन सी तंजीमें बनी जो दहशतगर्द तंजीमें थी, जो हमले करती थी, लोगों को कत्ल करती थी, और फिर धीरे धीरे वही बाद में इजरायली फौज का हिस्सा बना, उन सबको इजरायली फौज में शामिल कर लिया गया इस तरह से। और आज तक उसका कोई भी मिशन जो है वो इसी तरह का है कि किसी की जमीन पर कब्जा कर लो, उसे अपने मिला लो, पहले आरजी कब्जा रहे, फिर उसको अपनी, जैसे आपने देखा कि फिलिस्तीन गोलान हाइट्स के बारे में क्या किया उन्होंने, पहले वो मकबूजा इलाका था, अब उसको अपना इलाका वो बनाने के लिए कोशिश करते हैं। इसी तरह यही उनका स्टाइल है।
तो अच्छा ये है कैसे? ये फौजी ताकत के बल पे है, और जो फौजी ताकत उनको मिल रही वो अमेरिका से, वेस्टर्न कंट्रीज से, मेनली अमेरिका इस वक्त में है। अब अगर अमेरिका का जो सपोर्ट है, वो जाहिर अमेरिका तो चाहेगा नहीं कि कम हो, यानी अमेरिका की जो वहां पर एलिट क्लास है, जो वहां पर हुकूमत जो कर रही है, वो तो नहीं चाहेगी, इसलिए कि वो या तो इसराइल के उन पे रिश्वत लिए रहते हैं, या उनके जो है वो इस तरह के कुछ पॉइंट्स इसराइल के पास रहते हैं जिसके के जरिए वो दबा लेता है उनको। तो वो तो कोशिश करेंगे कि ये फ्लो इसराइल की तरफ उनकी इमदाद का वो रुकने ना पाए। लेकिन आप अमेरिका के अंदर देखिए तो आवाजें काफी उठने लगी हैं, हर सतह पर, आवाम की सतह पर भी और बड़ी सतह पर भी। तो एक तो ये है, दूसरे ये कि इस इलाके में अमेरिका के लिए रुकना मुश्किल हो रहा है, महंगा हो रहा है। अगर ये सपोर्ट खत्म होता है तो आप ये मान के चलिए कि इसराइल का जैसे ही फौजी सिक्योरिटी सपोर्ट खत्म हुआ, कम हुआ, कमजोर पड़ा, इसराइल के लिए यहाँ पर इस तरह से बाकी रह पाना आसान नहीं रहेगा। इसराइल अपने आप को समेटने पे, बोरिया बिस्तर बांधने मजबूर हो जाएगा। रहबर इनकलाब शहीद आयतुल्लाह खामनेई का एक जुमला है कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि ये जो इसराइल जो एक प्रोजेक्ट है अमेरिका का, वो अमेरिका के लिए इतना महंगा हो जाए कि उसके लिए काबिल बर्दाश्त न रह जाए। और ये इसराइल के और ये जो मिशन है, जो साजिश है, इस तरह से ये सिमट जाएगी और यहाँ के लोगों को भी निजात मिलेगी, इवन अमेरिका के अवाम को भी काफी राहत का सांस लेने का मौका मिलेगा। तो ये दूर अंदेशी की बात है। यानी आयतुल्लाह खामेनाई शहीद रहनुमा ने बहुत सी बातें कही हैं, वाकई एक एक जुमले को अगर गौर किया जाए तो उसमें बड़ी गहराई थी। और आने वाली नस्लों को वो कहते थे कि हम शायद ना रहें, लेकिन आप जो हैं वो मस्जिद अल अक्सा में नमाज पढ़ेंगे। ये बात भी उन्होंने कई बार कही। अच्छा, अब मैं एक और सवाल इसी में करना चाहता हूं। क्या क्या इस जंग के नतीजे में फिलिस्तीन की आजादी, मुल्क फिलिस्तीन बहाल होना आसान हो जाएगा? इजराइल के कमजोरी के साथ साथ क्या फिलिस्तीनियों की उम्मीदें, मुझे बहुत सी वीडियो सामने नजर आ रही हैं जिसमें फिलिस्तीनी खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, फिलिस्तीन का मुस्तकबिल क्या क्या कुछ नजर आ रहा है इस जंग के बाद? एग्जैक्टली देखिए, फिलिस्तीनी जो है वो दुनिया के मुल्कों ने और इदारों ने उनके साथ जो बर्ताव किया, वो बर्ताव तो जाहिर है ऐसा था कि वो बेचारे अपने आप को तन्हा और बिल्कुल बेयारो मददगार समझने पे मजबूर थे। उन्हें सपोर्ट किसी ने, इवन इस्लामी मुल्कों ने उनको सपोर्ट नहीं किया। शुरू के जब इसराइल बना उस वक्त तो थोड़ा बहुत सपोर्ट उनको रहा, वो बल्कि देखने में आया कि अरब ममालिक थोड़ा खड़े हुए। लेकिन उसके बाद फिर रफ्ता रफ्ता वो पूरी तरह से पीछे हट गए, बल्कि अमेरिका और इसराइल के यहाँ तक के दबाव में चले गए और उनसे ताल्लुकात इसराइल को मानना, तस्लीम करना एक नया सिलसिला। तो इसे फिलिस्तीनी बिल्कुल अलग थलग पड़ते चले जा रहे थे, अपने आप को बिल्कुल वो महसूस कर रहे थे। ये तो ईरान में जो इनकलाब आया उसके बाद से उनको एक सपोर्ट मिला, और ये सपोर्ट आज तक जारी है। इस सपोर्ट में किसी तरह से कोई कमी नहीं आई है। तो मुझे ये लगता है कि फिलिस्तीनियों का हौसला जैसे जैसे इसराइल कमजोर हो रहा है और कमजोर होता जाएगा, फिलिस्तीनियों का हौसला उतना ही बुलंद होता जाएगा। फिलिस्तीनियों का अज़्म अपना मुल्क कायम करने का इतना ज्यादा है कि 70 साल हो गए हैं वो जहां भी रह रहे हैं, जिस मुल्क में भी रह रहे हैं, वो यही कह के रह रहे हैं कि साहब ये हमारा जो है वो पनाहगुजी कैंप है, यानी हमें अपने मुल्क वापस जाना है। तो ये अज़्म मौजूद है। इसराइल कमजोर होगा, अमेरिका की ये प्रोजेक्ट कमजोर होगा, तो बेशक फिलिस्तीनियों के लिए रास्ता खुलेगा, फिलिस्तीनी मुल्क के लिए रास्ता खुलेगा। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा पर्सनल कुछ मालूमात करना चाहता हूं। पर्सनल यानी आपके तजर्बात, जाती तौर पर। आप आयतुल्लाह खामेनाई के दफ्तर में उनके एक्स हैंडल को के लिए मदद करते रहे हैं, जाते रहे हैं। मुझे अंदाज है कि उस हद तक आपकी एक्सेस रही है कि जहां मोबाइल जो है वो जमा करके तब आगे जाना होता था। मुझे आपने एक आध बार बताया। इतनी नजदीक एक्सेस में आपने जो अब नए रहबर बने हैं आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनाई, उनको आप किस तरह से देखते रहे? कैसा कैसा पाया आपने? और जो ये अब इंतखाब हुआ है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ है? वक्त जरा कम रह रहा है, थोड़ा सा अपने जाती तजुर्बात बताइए। उनके साथ कुछ मुलाकातें अगर आपकी रही हों, आपने उन्हें नजदीक से देखा हो, तकरीरें करते हुए देखा हो, जो कुछ भी आप बता सकें उनके बारे में।
देखिए उनका जो रोल होता था आमतौर पे ऐसा मान के चलिए कि रहबर इनकलाब के मुआविन के तौर पे वो काम करते रहे हैं। मुआविन का मतलब ये है कि देखिए उनके चार बेटे हैं रहबर इनकलाब के। जो सबसे बड़े बेटे हैं वो सैयद मुस्तफ़ा खामेनेई। वो ज्यादातर ये इल्मी कामों में और इसमें ही मसरूफ रहते हैं, उनका कोई और हमको नजर नहीं आता। फिर उसके बाद सैयद मुज्तबा हैं, जो दूसरे नंबर पे हैं, जो रहबर इनकलाब मुंतखब हुए। उनसे छोटे फिर और हैं सैयद मैसम और सैयद मसऊद। सैयद मसऊद तीसरे नंबर पे और सैयद मैसम सबसे छोटे। ये जो दोनों छोटे हैं ये ज्यादातर पब्लिकेशन वगैरह का काम देखते थे। रहबर इनकलाब की जो इल्मी सरगर्मियां हैं, जो उनकी किताबें हैं, जो तकरीरें हैं, वो उनको शाया करवाना, उस पे इस तरह की जो सकाफती और इल्मी काम है तसनीफ व तालीफ वाले, वो ये देखते थे। ये जो सैयद मुश्तबा खामनेई हैं, इनके बारे में बहुत बहुत ज्यादा मालूमात तो ऐसे नहीं है, लेकिन ये कि इनका जो रोल बिल्कुल जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात होती रही है वो ये कि मुल्क के जिन उमूर में रहबर इनकलाब की कोई गाइडलाइंस होती थी, कोई प्रोग्राम होता था, उसको फॉलो अप करना, उसको देखना। आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, पॉलिटिक्स में, इक्तिसादियात में वो ये काम करते रहे हैं। तो एक तरह से कहने हैं कि वो एक मुआविन के तौर पर, यानी उस अंदाज से उनका उनका ओहदा ऐसा नहीं था कि वो मुआविन रहे हों रहबर इनकलाब के, इस तरह का कोई ओहदा ऐलान नहीं किया गया था। लेकिन उनका जो रोल है, अब तक जो रोल रहा है वो इस तरह का रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो पॉलिटिकल क्लास यहाँ का है, या जो आर्म फोर्सेस हैं, या अलग अलग जो दूसरे शोबे हैं, उनकी बाकायदा उनसे आगाही, वाकिफियत, ये चीज उनकी बहुत अहम रही। बहुत करीब से उन चीजों को जानते हैं, लोगों को जानते हैं। तो ये इनको बहुत मदद, मुझे लगता है इनके इंतखाब में एक वजह ये भी रही है कि उनका इस तरह इंतखाब। से वसी पैमाने पे आगाही होना, आगाही का होना, जी इसका जी, और यानी उनके इंतखाब भी उनके मुआविन एक। उनके उनके मुआविन उनके असिस्टेंट के तौर पर मुसलसल वो काम में एक तरह से हाथ बटाते थे और उनके हुक्म को अमली सतह तक ले जाने में उनकी मदद करते थे। यही शायद उनकी एक तरह से एडिशनल क्वालिफिकेशन है जिसकी वजह से उनको बनाया गया है। अच्छा, अब आखिर में 2-3 मिनट में अगर अब तक की जंग और आने वाले वक्त में क्या इम्कानात नजर आ रहे हैं, वो थोड़ा सा आप अगर समराइज कर दें तो लोगों को सही अंदाज होगा। हाल आपने बहुत सी इंफॉर्मेशन दी है। तेहरान से आज हम कामयाब हो सके आपसे बात करने में, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है अपने दर्शकों तक ये सब चीजें पहुंचाने में। आप समराइज कर दीजिए मुख्तसर, तकरीबन 2-1 मिनट में, क्या कुछ देख रहे हैं आप आने वाले वक्त में। देखिए सूरत हाल हमें ये नजर आ रही है यहाँ पर कि ईरान को इस जंग का, और जंग में अमेरिका और इसराइल किस पैमाने पर उतरेंगे, कितने वसाइल के साथ, कितनी तैयारियों के साथ उतरेंगे, इसका अंदाजा ईरान में फोर्सेस को था। और फोर्सेस के साथ ही साथ जो बाकी इदारे हैं उनको अंदाजा था। इन्होंने उसकी तैयारी अच्छी तरह से की, और तैयारी इस तरह से की कि इनको ये भी पता था कि अमेरिका और इसराइल का जो एम होगा, उनका गोल ये होगा कि वो 3-4 दिन के अंदर अंदर बड़े हमले करें और उसी पे बात खत्म हो जाए। इनका ये कहना था और इनकी ये सोच थी कि हमें जंग को लंबा खींचना है, इतना कि ना अमेरिका के पास ना इसराइल के पास, किसी के पास इतनी तवानाई ना बचे। और वो इनके लिए जो है वो प्लस पॉइंट है, और जंग उसी सिमत में जा रही है, अपनी मजबूती के साथ। अच्छा, उसकी तैयारी का मकसद ये था कि फिर इन्होंने पूरे मुल्क में वसाइल को, पूरे मुल्क में इन्होंने फैलाया। कहीं इतना कोई बड़ा जखीरा ऐसा नहीं रखा कि वो निशाने पे आ जाए तो फिर पूरा मुल्क क्राइसिस में आ जाए, किसी भी चीज का हाँ। जखीरे, चाहे वो मिसाइलों का जखीरा हो, चाहे ड्रोन्स का था, जो कुछ भी है उन्होंने पूरा अच्छी तरह से फैला दिया। और अलग अलग हालात में कौन सा हिस्सा कैसे काम करेगा उसकी उन्होंने गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस उस पहले ही से तैयार कर दी और दे दी अलग अलग हिस्सों को। वही हम देख रहे हैं कि वो चीज काम कर रही है, और ईरान मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। बेशक जंग है, लेकिन जंग ये इसलिए है कि एक बड़ी मुसीबत जो यहाँ पे अमेरिका की शक्ल में मौजूद थी, उससे निजात पाने का यही एक रास्ता बचा है। तो ईरान उसी सिमत में जा रहा है। यानी अमेरिका और इजराइल के भी मजालिम से निजात हासिल करने का एक रास्ता ईरान तलाश कर रहा है, इसको लंबी जंग जारी रखने की शक्ल में। यह बहुत बहुत बड़ा अहम नतीजा है। और अगर इन शैतानों से लोग यानी फारिग हो जाएं
और इनका खतरा ना बचे, तो मैं समझता हूं न सिर्फ इस इलाके के मुल्क बल्कि पूरी दुनिया के ममालिक में जो इस वक्त जंग की वजह से हाहाकार है। कल हमें पाकिस्तान से हमारे देखने वाले ने लाइव प्रोग्राम में बताया कि 55 रुपए फी लीटर पैसा बढ़ गया है। 321 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है पाकिस्तान में। हमारे यहाँ भारत में भी गैस वगैरह, जो होटल वगैरह है, रेस्टोरेंट बंद होने शुरू हो गए और महंगाई भी बढ़ रही है उसी तरह से। तो अगर इजराइल और अमेरिका की शैतानियों से निजात मिल जाए तो शायद पूरी दुनिया के इंसानों को कोई आसान जिंदगी जीने का मौका मिल सके। इस वक्त हालात दुनिया भर में तनाव में हैं। ट्रंप और नेतन्याहू ने एक तरह से पूरी दुनिया को एक ऐसे जहन्नम की तरफ झोंकने का काम किया है जो दुनिया के हर जगह, हर इंसान पर उसका असर नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अब्बास साहब, आपने हमें वक्त दिया। आज इंटरनेट ने भी काम किया, साथ दिया, ये बहुत अच्छा हो गया। मैं हमेशा जब भी आपसे बात करता हूं तो ये शक रहता है मुश्किल ना आ जाए, बीच में बात ना हो, लेकिन आज मुकम्मल बात हो गई। इसके लिए आपसे बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हम जल्दी मिलेंगे, आपसे वक्त लेंगे। और दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।